नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर में। इस बेहद खासी में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका डिटेल में एनालिसिस। जिससे क्या हो, आपके एग्जाम के लिए आपको न केवल आपके करंट अफेयर को कवर करें, बल्कि आपकी समझ को भी उसमें विकसित करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। तो उनको करने से पहले आज हम देख लेते हैं, कभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है, जिसका इन्होंने नाम दिया है B.1.1.529। ठीक है, इसका इन्होंने ये नाम दिया है। अगर वैसे नाम देखें कि इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है ओमिक्रॉन। ठीक है, तो अभी जो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि थर्ड वेरिएंट जो आया हुआ है, जो सबसे प्रभावशाली माना जा रहा है, उसका नाम क्या है? ओमिक्रॉन। ठीक है, अगर हम बात करें ओमिक्रॉन के बारे में, तो ओमिक्रॉन की अगर देखें खासियत क्या है, इसकी जो स्पाइक्स जो प्रोटीन है, जो आप ये देख रही है प्रोटीन है, ये क्या करती है? ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करने में इसको हेल्प करती है। साथ ही साथ क्या होता है, जो नया जो आया हुआ है वेरिएंट, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इस ये पिछले वाले जो वेरिएंट है उससे 32 गुना अधिक प्रभावशाली है। जो क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम है, तो उससे ज़्यादा अपना प्रभाव उससे 32 गुना और ज़्यादा दिखाएगा। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, जो क्या करते हैं बेसिकली सेल के अंदर एंटर करते हैं, वो क्या करते हैं 10 टाइम्स मजबूत है। ठीक, तो इस ओमिक्रॉन की ये बोला जा रहा है कि अभी तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है, और इसको अफ्रीका में सबसे पहले देखा गया है। तो कहीं ना कहीं अब इससे ये लगातार ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो हमने वैक्सीनेशन कराया है, क्या वो वैक्सीन इनके ऊपर असरदार होगा, असरदार अपना असर दिखाएगा, या उसके लिए फिर कुछ अलग से वैक्सीन बनानी पड़ेगी। ये भी रिसर्च का विषय बना हुआ है। तो इसीलिए अब कोशिश की जा रही है कि जो अपने जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, तो अमेरिका से जो सॉरी अफ्रीका से जो लोग आ जा रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। और अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी मांग भी कर दी है कि आप वहाँ से रोक लगाइए। लेकिन सरकार देखते हैं, मोदी जी ने भी इसका तुरंत एक्शन लिया, उसमें मीटिंग की है। लेकिन देखते हैं इसका आगे आने वाले क्षेत्र में क्या असर होगा। बाकी सहमी दुनिया तो पूरी है कि इससे क्या होगा। तो बस ये ध्यान रखिएगा, जो अभी नया वेरिएंट ऐप से अगर प्रश्न ही आता है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओमिक्रॉन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए अब देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्या क्या है, जिनका हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में जो रामप्पा मंदिर है, उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है। तो आपको बता दें, रामप्पा मंदिर क्या है, वो यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल में इसको सूचीबद्ध किया गया है, वो तेलंगाना का पहला स्थान है। तो इसलिए वहाँ पे क्या हुआ है, लगातार लोगों का ध्यान आकर्षण केंद्र बनता जा रहा है। तो आज बात करेंगे रामप्पा मंदिर के बारे में। आपको पता चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी धर्मांतरण जो है, उसके ऊपर एक कानून लाए हैं। तो उस पर एक रिपोर्ट अभी आई है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उसके द्वारा इस अध्यादेश के तहत कुल विवादास्पद 108 मामले दर्ज किए गए हैं। इस कानून के तहत बलपूर्वक या फिर की बात कही जाए अनुचित प्रभाव या साथ प्रलोभन या जबरदस्ती से कराए गए धर्म परिवर्तन को अपराध माना गया है। तो इसके बारे में देखेंगे आखिर ये है क्या, और इससे क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं। बात करेंगे कि आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कि ऐसा देखा जा रहा है कि कोविड जब महामारी आई है, उसके बाद से भारत की अगर बात की जाए या फिर हम पूरे विश्व की बात करें, तो अब जो अर्थव्यवस्था का जो आकार है, वो के शेप्ड होता जा रहा है, उसकी संभावनाओं में वृद्धि हो रही है। तो देखेंगे अर्थव्यवस्था की रिकवरी होती क्या क्या है, और उसमें के शेप्स क्या लेना देना है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने ये बात निकाली है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर आने वाले भविष्य में क्या होगा। जैसे शनि ग्रह के चारों ओर क्या है, जो छल्ले पाए जाते हैं उनके चारों तरफ इर्द गिर्द, तो वैसा ही क्या होगा कि पृथ्वी के चारों ओर भी अब छल्ले बनने की संभावना है। लेकिन ये दुख की बात ये है कि कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ना हमारे लिए अच्छी खबर है। बल्कि हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, अपने अंतरिक्ष में इतना ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा कर दिया था, सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। उससे क्या हो रहा है, वो सारा जो वो कबाड़ है, वो क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में फैल रहा है, और वो पृथ्वी के चारों ओर जो दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इसको हम समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, कि चुम्बकों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट लगा लगा के उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, उनको साफ किया जा सकता है। इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय के बारे में, और बात होगी सर छोटू राम के बारे में। ये जो पर्सनालिटी, इनका क्या लेना देना है। तो आइए अब देखते हैं इनका डिटेल में एनालिसिस। तो सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स को जो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन 1 से लिंक हैं, और बात करेंगे रामप्पा मंदिर, जो कि क्या है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये तेलंगाना का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो अगर आपसे अगर कहीं पे प्रश्न आता है, भारतीय सांस्कृतिक प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक कला के क्या रूप है, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू क्या हैं, उन सबको ये कवर करने वाली बात है। अगर हम रामप्पा मंदिर का देखें, दिखता कैसा है, कुछ उसको आप सामने से देखेंगे, उसका व्यू इस तरीके से है। बाकी साइड भी उसके ये रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, इनका जो बेस बनाया गया है, वो देखिए कितना स्पेशल बेस जो यहाँ से यहाँ तक लिया गया है। इन सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो क्योंकि ये तो अभी आप प्रश्न आ गया है आपका ये करंट से, अब आपको इसमें जानना ये होगा कि इसकी क्या खासियत है। आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा, तो अगर रामप्पा मंदिर के बारे में पूछा जाएगा, तो उसमें इसमें आपको डिटेल में देखना होगा। तो जो तेलंगाना का वारंगल एरिया है, वहाँ पर जो रामप्पा मंदिर है,
वो 6 फीट ऊंचा है और इसकी जो आकार है वो एक क्या है, एक तरीके का क्या है, स्टार की तरह इसका आकार है। तो अगर इस मंदिर की हम बात करते हैं, इसमें हुआ क्या, जो जैसे बनाया गया है तो स्टार शेप में इसको बनाया गया है। साथ ही साथ क्या किया गया है, इसको क्या, इसके बेस पहले तैयार किया गया, मैंने आपको उसमें फिगर दिखाया है कि आप देखिए, इसको पहले यहाँ पे क्या किया गया है, बेस में बनाया गया है। उसके बाद क्या किया है, उसके ऊपर इसको जो शेप दी गई है वो स्टार, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो स्टार शेप है इसकी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपा मंदिर की बात करें, इसकी दीवारें और जो इसके जो पिलर हैं, साथ ही साथ इसको छत है, उनको क्या किया गया है, बहुत ही माइक्रो इस लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पर जाके क्या किया गया है, उसकी नक्काशी से सजाया गया है। साथ ही साथ इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो काकतीय जो मूर्तिकार हैं, तो क्योंकि ये जो बनाया गया है ये काकतीय वंश द्वारा बनाया गया है, तो उन्होंने क्या किया, अपने अद्वितीय कौशल का इसमें क्या किया है, अपना नमूना प्रस्तुत किया है, उदाहरण है उनका। साथ ही साथ अगर इस मंदिर के नामकरण की बात करें, तो क्योंकि इसको बनाने वाले रामप्पा थे, तो उनके नाम पर इसका नाम क्या किया गया है, रामप्पा मंदिर किया गया है। इसके निर्माण की अगर बात की जाए तो ये 13 शताब्दी में काकतीय जो राजवंश के राजा हुए हैं, गणपति देव, उनके सेनापति राचेरल्ला रुद्रैया द्वारा इनको निर्माण कराया गया था। और इसमें जो देखें अगर कौन से देवता निवास करते थे यहाँ पर, रामलिंगेश्वर स्वामी है, उनका ये मंदिर माना जाता है। तो क्योंकि इसको बनाया गया है काकतीय राजवंश के द्वारा, तो आपको इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप उनके वंश के बारे में जानिए कि इन्होंने कैसे शासन किया, कब किया। तो इनके बारे में अगर बात की जाए तो काकतीय जो राजवंश है उनके अगर देखा जाए कि कब उनका उत्थान हुआ, कब उत्कर्ष हुआ, कब इन्होंने स्टार्ट किया, तो ये 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ है, ये राजवंश अस्तित्व में आया। अगर हम देखें इनका क्षेत्र कहाँ पे था, तो बंगाल की खाड़ी से जो सटा हुआ इलाका है, वहां पर जब आपने वहां पढ़ा होगा कि एक तरफ जहाँ पांड्य का शासन था, उधर अगर हम बात करें कर्नाटक क्षेत्र में, वहां पे होयसल राज चलता था। तो इसी वहीं पर क्या था, यहाँ पे काकतीय राजवंश इसी क्षेत्र में, आपका जो वर्तमान में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वहां पर इनका स्थान हुआ है। साथ ही साथ बात करें ये थे कि नहीं, अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये पहले क्या थे, ये कल्याण के जो पश्चिमी चालुक्य थे, जो उस टाइम में सामंत थे, उनके ये सामंत होते थे, वहां पर ये सामंत का कार्य करते थे चालुक्यों के यहाँ पर। साथ ही साथ इनका शासन था तो वारंगल के आसपास एक छोटे क्षेत्र पर था। इस राजवंश में बात करें अगर प्रमुख राजा कौन से हुए हैं, तो गणपति देव हुए हैं और रुद्रमा देवी, ये दो प्रमुख इनके यहाँ के राजा हुए हैं। अगर बात करें कि यहाँ पे इन्होंने स्थापना जो काकतीय वंश है उसका यहाँ पे किसने बीज बोया, तो ये प्रताप रुद्रदेव जो प्रथम हुए हैं, उन्होंने काकतीय, जिन्हें अगर हम देखें इतिहास में काकतीय रुद्रदेव के नाम से भी जाना जाता है, उनके जो काकतीय शासक जो थे, पोल द्वितीय उनके ये पुत्र थे। इनके शासनकाल के दौरान ही, अर्थात प्रताप रुद्र प्रथम के द्वारा ही काकतीय ने अपने स्वतंत्र को अपने आप घोषित किया है। साथ ही साथ उन्होंने 1195 ईस्वी तक इस राज्य पर शासन किया है। प्रताप रुद्र अगर प्रथम की बात की जाए तो इनके शासनकाल के दौरान जो जो वहाँ पे शिलालेख होते थे, उनको अगर भाषा देखें कौन सी यूज की गई है, तो तेलुगु भाषा का यूज किया गया है, जो आज भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में बोली जाती है। इनकी अगर राजधानी की बात की जाए तो इनकी पहली राजधानी हनमकोंडा थी। साथ ही साथ इन्होंने बाद में अपनी राजधानी ओरुंगुल बनाई, जो बाद में वारंगल के नाम से क्या हुआ, काफी फेमस हुआ है। तो इससे अभी इतिहास में वारंगल काफी फेमस है। साथ ही साथ बात की जाए अगर वहाँ के शासक रुद्रमा देवी के बारे में, तो ये महान इतालवी यात्री मार्को पोलो थे। उस टाइम अगर आपसे प्रश्न आता है कि जब मार्को पोलो ने यहाँ पे इंडिया में यात्रा की थी, तो उस टाइम पर काकतीय वंश में किसका शासन था, तो वहां पर रुद्रमा देवी का शासनकाल चल रहा था। वहां पे इन्होंने मार्को पोलो ने यहाँ के भ्रमण किया। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था उसकी उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की है और काफी डिटेल में लिखा हुआ है। अगर देखें कि काकतीय वंश ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्ट्स में क्या क्या योगदान दिया है, तो 12वीं शताब्दी में रुद्रमा देवी के पिता द्वारा एक क्या किया गया था, एक काकतीय तोरणम यानी कि उसको गेट बोला जाता है, उसका निर्माण करवाया था। तोरणम को वहां पे गेट बोलते हैं। इसमें क्या किया गया था, इसको काफी अलंकृत किया गया था, मतलब इसको सोने से काफी सजाया गया था, सोने और अन्य आभूषणों से। साथ ही साथ जो इसकी कई विशेषताएं जो थी, वो सांची स्तूप जो हमारा बना हुआ है उससे मिलती जुलती हैं। साथ ही साथ ये तेलंगाना का प्रतीक चिन्ह भी बना बाद में, काकतीय तोरणम। वारंगल में एक वहां पर एक झील भी है जिसका नाम है पाखल झील। तो आपसे अगर कभी प्रश्न आ जाता है कि पाखल झील, अगर इतिहास में कोई आपसे प्रश्न आएगा कि पाखल झील कहाँ पर स्थित है, तो पाखल झील क्या है, वारंगल क्षेत्र में स्थित है। इनका निर्माण भी गणपति देव ने करवाया था। वारंगल में 1000 स्तंभ मंदिर का निर्माण काकतीय शासन के दौरान भी कराया गया था और ये काकतीय वास्तुकला का सबसे उत्तम उदाहरण है, उनमें से एक है 1000 स्तंभ मंदिर। अगर आपको सबसे फैक्चुअल अगर बात इसमें जाननी हो, तो आपने अगर जो कोहिनूर हीरा की अगर बात सुनी हो, तो जो इस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन के पास है, इससे पहले वो आपके मुगलों के पास भी रहा है, तो उसका जो काकतीय हीरा जो निकला था, जो कहाँ से स्टार्टिंग, कहाँ से खनन हुआ था, उसका खनन काकतीय राजवंश द्वारा ही कराया गया था। और सबसे पहले जो कोहिनूर हीरा है उसके जो मालिक थे वो कौन थे, काकतीय राजवंश के लोग थे। अगर उस टाइम के अगर समाज की बात करें, तो उस टाइम का समाज वहां पर अगर हम देखते हैं कैसा था, तो वहां पे जाति व्यवस्था अधिक कठोर थी नहीं, सामाजिक रूप से बहुत ही महत्व नहीं दिया जाता था।
साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अपना जो पेशा चाहे वो अपना सकता था। और लोग, ऐसा नहीं था कि आप अगर जिस समुदाय में, जिस जात में आपने जन्म लिया है तो वही व्यवसाय अपनाने के लिए बाध्य थे, ऐसा वहाँ पे बिल्कुल नहीं था। आपको वहाँ पर पूरी स्वतंत्रता मिली हुई थी। बात करें जो काकतीय वंश का अंत कैसे हुआ, तो 14वीं शताब्दी में 1323 ईस्वी में वारंगल पे, जब वहाँ पर आपको पता चाहिए, जब सल्तनत काल आई, तो दिल्ली के जो तत्कालीन सुल्तान हुए गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर विजय प्राप्त की। उनकी विजय प्राप्त करते ही काकतीय शासन कई थोड़े ही वर्षों में क्या हुआ, समाप्त हो गया। आइए बात करते हैं यूपीएससी से लिंक सामान्य अध्ययन 2 से टॉपिक के बारे में, और बात करेंगे उत्तर प्रदेश धर्मांतरण रोधी कानून के बारे में, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि काफी गलत है, सही है, तो बात करेंगे इसके बारे में। अगर आपसे कोई प्रश्न आता है कि सरकार की जो नीतियां बनती हैं उससे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्या असर पड़ता है, कौन से विषय उत्पन्न हो जाते हैं, उससे ये लिंक टॉपिक आएगा। तो ये आपका इस यूपीएससी के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिटेल में अगर कहीं लिखने को आएगा। नहीं तो यूपीएससी में इसके लिंक कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर इस बात की जाए तो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिदेश अध्यादेश 2020 इसका ये नाम है, अर्थात उत्तर प्रदेश अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्सेशन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020, तब इसको लागू किया गया था। इस अध्यादेश को एक अधिनियम में परिवर्तित किया जा चुका है। तो अगर बात करें कि इस कानून में विवाद क्या उठते हैं बार बार, तो विवाद ये उठता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसमें ये कहा गया है कि इसमें गैर कानूनी धर्मांतरण से निपटने के लिए और साथ ही साथ जो लव जिहाद जो संबंधी मामले हैं उनका समाधान करने के लिए इसमें पारित किया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी देखा गया कि इस प्रकार की घटनाओं को मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को लुभाने और विवाह करके इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने के लिए एक साजिश तहत उन्होंने, ऐसा बोला जाता है, खासकर इस्लाम धर्म के जो युवा हैं वो क्या करते हैं, हिंदू धर्म की लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनसे शादियां करते हैं महिलाओं के साथ, और उन्हें लुभाते हैं, और उन्हें उन पर ये जबरन या जबरिया तरीके से क्या करते हैं, वो दबाव डालते हैं कि वो इस्लाम धर्म अपनाएं। तो इसको रोक लगाने के लिए ये कानून लाया गया है, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। लेकिन अगर हम इस कानून का डिटेल में अगर हम इसको अवलोकन करते हैं तो ये पाते हैं कि इसके तहत विवाह के उद्देश्य के लिए जब कोई धर्म परिवर्तन कराया जाता है उनको इन्होंने गैर जमानती अपराध बना दिया है। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन का उद्देश्य इन्होंने ये बोला है कि विवाह करना नहीं था, बल्कि ये, अगर आप ये साबित करिए अगर आपने धर्म परिवर्तन कराया है उसका उद्देश्य विवाह करना नहीं है, और ये साबित करने का दायित्व क्या होगा, जिसके ऊपर अभियुक्त जो होगा, जिसके ऊपर केस लगाए जाएंगे, उसको भी साबित करना होता है कि जो उसने उसके अगर उसने महिला के साथ करवाया है या पुरुष के साथ करवाया है तो उनका उद्देश्य केवल विवाह करना नहीं था, ये साबित करना भी अब आरोपी के ही होगा। साथ ही साथ जो धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी से अनुमति भी लेनी होगी और इसका 2 महीने का नोटिस भी जारी करना होगा। आप ऐसा नहीं होगा सडन कोई चेंज कर सकते हैं। यदि किसी महिला की बात की जाए तो मात्र विवाह के उद्देश्य से अगर धर्म परिवर्तन करती है तो उसके इस विवाह को अमान्य मान दिया जाएगा। तो आप अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, चाहे आप अपनी राजी से करें या कुराजी से करें। अगर आपने ऐसा किया है कि अगर आपने धर्म परिवर्तन करके शादी की तो ऐसी शादी को मान्यता नहीं देगी उत्तर प्रदेश सरकार। साथ ही साथ अगर बात करें कि इस कानून के तहत दंड का क्या प्रावधान किया गया है, अगर आपने इस कानून के तहत आपने धर्म परिवर्तन कराया, उल्लंघन करते हैं, तो आपको 15,000 रुपये जुर्माना देना होगा और न्यूनतम 1 साल की कारावास करनी होगी, जिसे अगर वहाँ पे मजिस्ट्रेट चाहे तो 5 साल तक बढ़ा सकता है। दंड भी आपको इसमें दिया जा सकता है। साथ ही साथ यदि किसी नाबालिग महिला या फिर बात करें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला का, एससी या फिर एसटी क्षेत्र संबंधी जो महिला है उसका गैर कानूनी तरीके से अगर धर्म परिवर्तन कराया गया है, तब आपकी सजा 3 साल से लेकर 10 साल की होगी और आपको जुर्माने के रूप में लगभग 25,000 रुपये कम से कम देने होंगे। इसके अतिरिक्त इस अध्यादेश में सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात कही गई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। तो देखते हैं इस कानून में विवाद क्या खड़ा होता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वहां पे एक मामले की सुनवाई चल रही थी, जिस मामले को सलामत अंसारी बनाम प्रियंका खरवार मामले के नाम से जाना जाता है। इसमें हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने निर्णय दिया है कि किसी साथी का चुनने का अधिकार या फिर अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने का अधिकार, साथ रहने का अधिकार व्यक्तियों के मौलिक अधिकार से संबंधित है और ये जीवन के स्वतंत्रता संबंधी जो मूल अधिकार दिया गया है आपके संविधान में अनुच्छेद 21 में, उसके तहत इसका ये भाग है। तो इस तरीके से अगर कोई अपनी मर्जी से शादी करता है तो गैर कानूनी नहीं हो जाता है। इसके अलावा जब ये निर्णय आ गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह अध्यादेश ला दिया गया है। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट ने रूल बाद में लाया तो उसका भी मान्य है। अदालत ने फैसला देते हुए भी कहा है कि विवाह हेतु अगर धर्म परिवर्तन कराया जाना है तो वो अस्वीकरणीय नहीं हो सकता है, क्योंकि कानूनी रूप से उचित नहीं है कि आप किसी को अस्वीकार कर दें। तो इस चीजें आ रही हैं। तो इसमें आलोचना क्या हो रही है कि इसमें इस कानून की सबसे तीखी आलोचना ये है, इस कानून का ये कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई भी अवधारणा अभी तक ना तो संविधान के अंदर है, ना ही उसका कोई कानूनी आधार है। तो इस अगर जब इसका कोई संविधान के अंदर कोई बात है नहीं,
उसके बाद कोई कानूनी आधार है नहीं, तो आप लव जिहाद के ऊपर आप केस कैसे बना सकते हैं? अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में, तो इसका हवाला दो ये भी दिया जा रहा है, क्योंकि संविधान में नागरिकों को अपने पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने का आपको मौलिक अधिकार है। तो क्योंकि एक तरफ ये मौलिक अधिकार है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि आप अगर किसी ऐसे धर्म परिवर्तन करके अगर आप शादी करेंगे तो गैर कानूनी है। तो ये भी इस पे क्या हो रहा है, कहीं न कहीं कटाक्ष हो रहा है। इसके अलावा अनुच्छेद अगर 25 की बात की जाए, तो अनुच्छेद 25 ये हमसे अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने पसंद के धर्म का पालन करने और इच्छा अनुसार धर्म परिवर्तन करने और किसी भी धर्म को ना मानने की अधिकार की गारंटी देता है कि आप चाहे कोई धर्म अपनाइए, चाहे ना अपनाइए, चाहे परिवर्तन कीजिए अपने आप को। बस क्या करना चाहिए, गैर कानूनी तरीके से ना करें, तो उसकी भी हमें मान्यता मिलती है। तब भी एक क्या कानून करता है, उसके खिलाफ चला जाता है। तो अभी अगर इसमें देखें, इसमें चुनौतियाँ क्या बनती जा रही हैं, क्योंकि जो इसमें अभी तथाकथित एक वर्ड डाला गया है इस कानून के तहत, लव जिहाद। तो लव जिहाद कानून से संबंधित वास्तविक खतरा इस कानून की अस्पष्टता है, क्योंकि लव जिहाद का अभी कोई स्पष्ट उल्लेख इसके अंदर नहीं किया गया है। साथ ही साथ इसमें अनुचित प्रभाव, प्रलोभन और बलपूर्वक जैसे जो खुलावटी बनावट वाक्यांश हैं, उनका उपयोग किया गया है। तो आप अनुचित प्रभाव कैसे डिसाइड करेंगे, अनुचित प्रभाव था या नहीं था, प्रलोभन दिया गया था, नहीं दिया गया था, या बलपूर्वक कराया गया है? इसके लिए अभी कोई भी आप उसमें नहीं मानता है, या आप कोई भी आप इसमें नहीं क्लियरली स्पष्ट रूप से बता नहीं सकते कि ऐसा हुआ था या नहीं भी हुआ था। साथ ही साथ क्या धर्म परिवर्तन सच में मात्र विवाह के उद्देश्य के लिए किया जाता है? ये भी जो मूल प्रश्न है वो भी अभी तक स्पष्ट है। इसके अलावा जो व्यक्तिगत अगर मूल्यांकन किया जाए, तो इन सूक्ष्म वाक्यांशों के अभी भी डिटेल में एनालिसिस करने की संभावना है, उनको करने की जरूरत है, क्योंकि असली संकट इसी में निहित है कि इस मामलों को पूरी तरह से न्यायाधीशों के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो अगर न्यायाधीश इसके जो भी पक्ष में फैसला देगा, तो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो अगर इनको सही मानता है तो आप कुछ भी कर लीजिए, सही होगा। अगर वो गलत मानता है तो कुछ भी कानूनी रूप से सही हो तो वो गलत कर देगा। तो ये भी इस प्रश्न उठता है। बस अगर इसमें बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या कहना है, तो उसका एक विचार, एक मामला आया था लिली थॉमसन बनाम सरदा मुदगल। इन दोनों ही मामलों में दो मामले थे, लिली थॉमस का, एक था सरला मुदगल का। इन दोनों ही मामले में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये स्पष्ट किया था, पुष्टि की थी कि वास्तविक आस्था के बिना कुछ कानूनी लाभ उठाने के उद्देश्य से किए गए धर्म परिवर्तन का कोई आधार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जरूर मिलता है कि अगर आप कानूनी लाभ करने के लिए कोई धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनका ये बेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ संभावना है कि चेंज हो सकते हैं। आइए बात करते हैं सामान्य अध्ययन 3 से लिंक टॉपिक के बारे में, और बात करेंगे के सेफ की जो आर्थिक बहाली की बात की जा रही है। जब से कोरोना समाप्त हुआ है तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा देखा गया है, जो इकोनॉमी रिकवर की गई है वो के सेफ में की जा रही है। अगर आपसे प्रश्न बनता है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी योजनाएं, या फिर संसाधन को जुटाने, उनकी प्रगति में, विकास में, रोजगार से संबंधित कोई टॉपिक अगर आएगा, उससे लिंक आपसे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो वो देखते हैं के आकार की जो आर्थिक रिकवरी होती है, के शेप्ड जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो क्या होती है। तो होता क्या है, जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से जब रिकवरी हो और अलग अलग वहाँ पे रेट से रिकवरी हो, तो उसको के शेप रिकवरी बोला जाता है। क्योंकि अगर आप के शेप अगर अक्षर देखेंगे तो कहीं पर अगर ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ग्रोथ कर रहा है, नीचे वाला नीचे डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर रिकवरी का स्तर क्या होता है, अलग अलग है। अगर आपको वहाँ पर ग्राफ पे कुछ इस तरीके का आपको मिले, आपको देखने को शेप, तो उसे के शेप रिकवरी बोलते हैं। इसके तहत जो उसका जो पिरामिड होता है, उसके टॉप पर क्या होता है, जो परिवार स्थित होते हैं, जो काफी हद तक सुरक्षित होने और लॉकडाउन के दौरान बचत दरों में वृद्धि होने की संभावना होती है, जिससे भविष्य में उपभोग करने हेतु संसाधनों में बढ़त होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब लॉकडाउन लगाया गया तो लोगों ने अपनी बचत को बढ़ावा दिया, हो सकता है आगे उन्हें कोई और सामना करना पड़े। इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमिक रिकवरी आई वो के शेप आई। अगर के शेप आर्थिक बहाली की बात करें, तो इस दौरान क्या होता है कि इसमें जो इस पिरामिड में जो नीचे स्थित कोई परिवार होता है, उनको स्थायी रूप से नौकरी और आय के संकट की संभावना भी हो सकती है, कि जहाँ पर ग्रोथ रेट बिल्कुल जीरो, वहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि लोगों की नौकरियां छूट गई हों और वहाँ पे आय का संकट आ गया हो। तो अगर के शेप की जो बहाली है, इसके पीछे अगर नेतृत्व की बात की जाए, तो पिछले जब भी कोई भी इकोनॉमी डाटा दिए जाते हैं वो तिमाही बेस पे दिए जाते हैं, यानी 3 महीने के अंतराल पे। तो पिछले 2 तिमाहियों की अगर बात की जाए, तो उच्च आय वाले जो परिवार हैं उनके लिए जो उच्च बचत है उनकी वृद्धि हुई है, और अगर जो निचले स्तर के परिवारों की बात की जाए, वहां पर क्या हुआ है, नौकरियों और वेतन में कटौती हुई है, जिससे क्या हुआ है, उनके आय संबंधी उनके स्थायी नुकसान हुए हैं, उनके श्रम बाजार में तेजी सुधार नहीं हुआ है। तो इससे मांगों में भी क्या हुआ, लगातार जब आपके पास रुपया नहीं होगा तो मांगे भी क्या होंगी, कम होंगी। तो आप देखेंगे इसमें क्या 2 तरीके के क्षेत्र क्या देखे गए हैं। एक तरफ जो उच्च आय वाले हैं उनका तो वृद्धि हो रही है, और जो निम्न आय वाले हैं उनको घाटा आ रहा है। तो इस टाइप से उन्हें क्या हुआ है, के सेव रिकवरी देखने को मिली है। अगर कोविड महामारी की बात की जाए, तो इसके प्रभाव में आने से जो आय का गरीबी आबादी है वो समृद्ध आबादी की ओर क्या हो रहा है, हस्तांतरण होने की सीमा तक के आकार की बहाली मांग बाधित रहेगी। क्योंकि जो गरीब आबादी है उनकी जो सीमांत उपभोग है उनकी उच्च प्रवृत्ति बनी रहेगी, क्योंकि वो केवल अपने
जीने की चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, ना कि केवल वो अपना बचत करके अपनी आय को आगे बढ़ाएँ। अर्थात अपनी आय का जो उच्च अनुपात है, वो बचत करने की बजाय क्या करेंगे, उनके अंदर व्यय करने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि एक तरफ उनकी इनकम आ नहीं रही है और दूसरी तरफ खर्चे हो रहे हैं। इससे कहीं न कहीं क्या होगा कि उनकी ग्रोथ रेट और कम हो जाएगी। यदि कोविड-19 कारण अगर हम देखें कि हुआ क्या है, तो लगातार कॉम्पिटिशन में कमी आई है, अथवा बात करें इसे डिटेल में, तो आय के जो अवसर हैं, उनमें असमानताओं में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ इनकी जो प्रोडक्टिविटी की जो हानि है और राजनीतिक आर्थिक सीमाओं के कारण जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ हैं, उनके आर्थिक रुझानों में क्या हुआ है, बाधा भी आई है। अगर हम देखें कि फ्यूचर में क्या राह अपनानी चाहिए, तो आर्थिक जो नीतियाँ बनाती है गवर्नमेंट, उनका निर्धारण करने से पहले आने वाले कुछ तिमाहियों के लिए अवलोकन करें अभी से। साथ ही साथ जो लगातार हो सकता है कहीं पर आपको आभासी रूप से, अगर मतलब कि आपको ऐसे काल्पनिक रूप से क्या करें, कहीं पर आपको वृद्धि दिखाई पड़े, तो उसके अर्थव्यवस्था की स्थिति का अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए कि आपको कहीं न कहीं उसको सही से एनालिसिस करके उन चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको वृद्धि दिखाई पड़े, लेकिन वृद्धि कुछ खास तबकों के अंदर ही हो, सभी तबकों के अंदर नहीं हो। क्योंकि आपने अभी के शेप्स रिकवरी के बारे में पढ़ा, तो अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं, जैसे बी शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, जेड, डब्ल्यू, एल और सोएस रिकवरी के बारे में बात की जाती है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में होता क्या है। बी शेप्स रिकवरी, अगर एक तरफ अगर आप वाई एक्सिस पे जीडीपी रखते हैं और एक्स एक्सिस पे आप टाइम रखते हैं, तो बी शेप रिकवरी क्या होता है? इस टाइप की रिकवरी में रिकवरी बहुत जल्दी होती है, लेकिन जो एक्टिविटी होती है वो अपना परमानेंट लॉस खो देती हैं। कभी नीचे उठी, ऊपर गई, तो अचानक जब तेजी से गिरावट आए, फिर वृद्धि आए, जिससे क्या हो कि एक्टिविटी परमानेंटली लॉस हो जाए, इसको बी शेप रिकवरी कहते हैं। अगर जीडीपी अगर जीडीपी की रिकवरी बी शेप से थोड़ी स्लो हो, उसको यू शेप रिकवरी बोलते हैं। सोएस शेप रिकवरी का मतलब क्या होता है? जिस टाइप से बी शेप तुरंत ही नीचे गई, ऊपर आई, लेकिन सोएस में क्या होता है, ऊपर आने में थोड़ा लंबा समय लगता है। तो ये क्या करती है, बी शेप से थोड़ा स्लो चलती है, लेकिन और लंबी होती है, लेकिन यू शेप से थोड़ी फास्ट चलती है। जेड शेप रिकवरी की बात की जाए, इसमें क्या होता है, जो फ्यूल्स का स्प्रेडिंग सर्ज होता है, वो क्या करता है, उसके प्री क्राइसिस लेवल पे चला जाता है, कभी नीचे आ गया, कभी ऊपर आ गया, तो जिगजैग चलता रहता है। डब्ल्यू शेप रिकवरी की बात की जाए, इसमें रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जीडीपी सफर करती है और केसेस पैरालाइज हो जाते हैं। इकोनॉमी क्या होता है, अगर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन हटाए, तो कभी आपकी ग्रोथ रेट नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, ऊपर गई, इस टाइप का काम आता है। एल शेप रिकवरी में क्या होता है, तो एल शेप रिकवरी में क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ थी वो नीचे चली जाती है, फिर वहीं पे जाके परमानेंटली चलती रहती है। तो इकोनॉमी कभी भी क्या करती है, फुली रिकवर नहीं हो पाती, ध्यान रखना। तो एल शेप की खासियत होती है, वहाँ पे रिकवरी क्या होती है, कभी भी वहाँ पर वापस ही रिकवर नहीं कर पाती है। आइए बात करते हैं अंतरिक्ष कचरे के बारे में। ये आपका टॉपिक अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी टॉप आते हैं क्वेश्चन, उससे लिंक है। आप देखिए, अगर आप इस टाइम टेलीस्कोप से देखेंगे, तो अंतरिक्ष में कुछ इस तरीके की ये डेवरीज, ये चीज़ें आपको टहलती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो ये इन्होंने क्या किया है, पूरी अर्थ को चारों तरफ से घेर लिया है, तो ये कचरा है इस तरीके का। अगर देखें इससे संबंधित मामला था क्या, कि अभी हर गुजरते हुए दशक के दौरान विभिन्न देशों द्वारा क्या किया जा रहा है, अंतरिक्ष की जो वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज है, उनमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि जब वहाँ पे जो सैटेलाइट लगाए जा रहे हैं वो टूट फूट हुई रही है, तो उनके मलबे उत्पन्न हो रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं, अंतरिक्ष में नियंत्रण से बाहर चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में क्या किया है, रूस द्वारा क्या किया गया है, एंटी सैटेलाइट हथियारों का वहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है। जब भी ऐसा किया जाता है, तो एंटी सैटेलाइट जब हथियारों का परीक्षण किया जाता है, रसिया ने किया है, चाइना ने किया है, तो वो क्या करते हैं, अंतरिक्ष में स्थित जो अपने सैटेलाइट हैं उनको तोड़ते हैं। जब वो टूटते हैं, तो अंतरिक्ष में कचरे के रूप में घूमते रहते हैं, और उससे कहीं न कहीं दुर्घटनाएँ होने का भी चांस रहता है। किसी के सैटेलाइट से टकरा जाए तो वो जल सकता है। तो ये मलबा क्या करता है, जब ये बहुत सारा इकट्ठा हुआ, तो अंतरिक्ष में भी कबाड़ की समस्या पृथ्वी पर थी, अब अंतरिक्ष में भी कबाड़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। और अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इंटरनेशनल जो वहाँ पर स्पेस स्टेशन है, और भू स्थिर जो स्टैटिक जो कक्षाएं हैं, उनमें उपग्रहों के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो रही है। अगर उनसे टकरा गई तो उनको नष्ट करेंगी। साथ ही साथ जो अंतरिक्ष मलबा है, वो वर्तमान में अंतरिक्ष में रहने वाली अमेरिकी, रसियन, चाइना अंतरिक्ष यात्रियों के जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनके जीवन के लिए भी एक संभावित खतरा बनता है कि अगर वो कुछ चीज़ें टकराई उनके स्पेस स्टेशन से, वो उनको तोड़ देंगी, उनमें आग लगा देंगी। तो आइए देखते हैं कि अंतरिक्ष कचरा होता क्या है। बात करें अंतरिक्ष कचरे की या स्पेस डेब्रिज के बारे में, तो जितने भी संचार, परिवहन, मौसम और जलवायु निगरानी के लिए, या फिर रिमोट सेंसिंग के लिए, कोई ऐसे जो कार्य निष्पादित करने के लिए जो भी हम सहयोगी जो वहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, या जो भी वहाँ पे टेक्नोलॉजियाँ लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनके जो टूटे-फूटे क्षेत्र जो बन जाते हैं, वो क्या होते हैं, एक वैश्विक खतरा उत्पन्न करते हैं वो टुकड़े। साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो भारत के मूल रूप से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भी इन अंतरिक्षीय पिंडों के से टकराव की संभावना का अनुमान लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने कोई सैटेलाइट वहाँ लॉन्च किए हैं, काफ़ी महँगे हैं, और साथ ही साथ आपके क्या करें, देश को चलाने के लिए
सही सटीक जानकारियों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर उन पे ये कचरा टकराया जाके तो कहीं न कहीं उनको नष्ट करेगा। तो अंतरिक्ष में अगर मलबे की हम बात करते हैं, तो अंतरिक्ष मलबे की मात्रा अगर बात करें, चूँकि वर्तमान में सेंसर टेक्नोलॉजी द्वारा छोटे आकार के पिंडों का पता लगाने में अभी तक हम सक्षम नहीं हैं, फिर भी अगर हम देखा जाए, तो अभी जो हमारे पास डाटा है उनके आंकड़ों का मान लिया जाए, तो अंतरिक्ष मलबे में लगभग क्या है 5 लाख मिलियन से भी अधिक छोटे-छोटे टुकड़े घूम रहे हैं वहाँ पर। इसके अलावा ये सभी जो टुकड़े हैं वो 17,500 मील प्रति घंटे अगर बात करें अगर 100 किलोमीटर्स में, तो 28,162 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तेज़ी से चल रहे हैं, जो कि क्या करेंगे, जो वहाँ पे उनकी ऑर्बिट है, उस मलबे का एक छोटा-सा टुकड़ा भी अगर किसी भी उपग्रह या अंतरिक्ष यान में टकरा गया, तो उसको नुकसान पहुँचाने के लिए क्या करेगा, पर्याप्त जिम्मेदार होगा। तो इससे क्या होगा, तो अभी जो कोशिश की जा रही है कि वहाँ मैग्नेट के द्वारा उन चीज़ों को वहाँ से निकाला जाए और और क्या किया जाए, इन कचरों को दूर किया जाए। तो अगर आप बात करें, आपसे एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछा जाए नेत्र क्या है, तो नेत्र क्या है, पिछले साल दिसंबर 2020 में इसरो द्वारा, जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा अंतरिक्ष में जितने मलबे हैं उसे अपने अंतरिक्ष पर संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए बेंगलुरु में नेत्र नामक एक क्या किया गया है, स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है, जो क्या करेगा, अंतरिक्ष में जो हमारा जो मलबा है उसको दूर करने में हेल्प करेगा। तो ध्यान रखना, जो प्रोजेक्ट नेत्र है, प्रोजेक्ट नेत्र इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, जो किससे संबंधित है, स्पेस में जो मलबा है उसको दूर करने की कोशिश करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य अगर नेत्र की बात करें, तो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की देखरेख करेगा, उनकी निगरानी करेगा, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी करेगा, और वहाँ पे क्या है, इनकी जो गतिविधियां हैं उनको केंद्र के रूप में कार्य करेगा। केवल अभी तक बात करें तो रसिया, अमेरिका, यूरोप के पास जितने भी अंतरिक्ष जो पिंड हैं, उन पे नज़र रखने के लिए और टकराव संबंधी जो चेतावनियाँ हैं, उनको साझा करने की अभी तक इस तरह की सुविधाएँ हैं। तो अब चौथा देश हमारा हो गया है, अमेरिका, रूस, यूरोप के बाद, जिन्होंने ऐसे तरीके की एक टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है। बात करेंगे दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के बारे में, तो 2010 में इसको स्थापित किया गया था, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को। और इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी वो हमारे देश में ही अवस्थित है और एक तरीके का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो भारत के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, भारत के अंदर स्थित है। अगर हम बात करें कि इसका जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, तो अगर एक देश की तो है नहीं, पूरे साउथ एशिया की है, तो इसको कौन स्पॉन्सर करता है, कौन इसको रुपया देता है, तो जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन के जो 8 सदस्य देश हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अपना सहयोग करते हैं इनको। और इसके द्वारा जो डिग्री प्रदान, इसको इस यूनिवर्सिटी द्वारा डिग्रियां दी जाती हैं, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा किए गए जो भी डिग्रियां होती हैं, जो प्रमाण पत्र होते हैं, उन्हीं की तरीके के ये भी प्रमाण पत्र जारी करता है। बात करेंगे सर छोटू राम के बारे में, ये चर्चा में क्यों है, कि पहले हम देखते हैं कि अगर इनके बारे में, तो 1881 में इनका जन्म हुआ था। ये ब्रिटिश भारत, जिस टाइम पे हम गुलाम थे, जो ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज चल रहा था, तो ये पंजाब प्रांत में इनका जन्म हुआ सर छोटू राम का। ये एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। इनके खासियत देखी जाए तो इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी उत्पीड़ित समुदाय थे उनके हितों के लिए काम किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1937 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, और ये सॉरी ये नेशनल यूनिवर्सिटी पार्टी के सह संस्थापक भी रहे हैं सर छोटू राम। को ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी के पार्टी के सह संस्थापक अगर नाम आता है तो उसमें सर छोटू राम का है। अगर आप बात करें कि इनको अब चर्चा में क्यों लाया गया है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कृषि कानून के संबंधित 3 बिल थे उनको वापस लिया है, तो इनका सर छोटू राम का योगदान देंगे। तो इनके प्रयासों से क्या हुआ था, 2 कृषि कानून लागू किए गए थे। 1934 का जो पंजाब ऋण गिरफ्ता राहत अधिनियम था, या फिर 1936 का पंजाब कर्जदार सुरक्षा अधिनियम था। ये जो 2 कानून कृषि संबंधित थे, इनको लाने में और किसानों की बदहाली को रोक करने में हेल्प किया कि सर छोटू राम की हेल्प से हुई थी। इन कानूनों ने क्या किया था, किसानों को साहूकारों के चुंगल से मुक्त कराया था। साथ ही साथ जो जमीन थी उस पर जोतदार का जो अधिकार था उसको बहाल कर दिया था, जो जोतेगा जमीन उसी की है। ऐसे इन्होंने कानून बनाने की हेल्प की थी। इसलिए प्रेजेंट टाइम में क्योंकि कृषि कानून की बात चल रही है, तो सर छोटू राम करंट अफेयर में बने हुए हैं। इसी के साथ आज जितने करंट अफेयर थे उनका डिटेल एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अगर इसका आप पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिखिए। नहीं तो मिलेंगे एक नई, अगर आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।